अच्छा, अभी शायद माइक क्लियर होगा। तो हमने जो पार्ट 1 और पार्ट 2 देखा, उसमें हमने किडनी के बारे में देखा था। तो किडनी में हमने जो है किडनी का जो कॉर्टेक्स एरिया है वो देखा था, रीनल कैप्सूल जिसे बोलते हैं। फिर हमने रीनल मेडुला देखा, रीनल मेडुला में पिरामिड्स हैं, पेपिला है, मेजर कैलिक्स है, माइनर कैलिक्स है। और हमने आर्टरीज के बारे में भी देखा था, रीनल आर्टरी, रीनल वेन, इनके बारे में हमने समझा था। इसके बाद हम थोड़ा सा डीप गए और फिर हम जो है नेफ्रॉन के ऊपर आए। तो ये नेफ्रॉन के बारे में हमने जो है लास्ट क्लास में थोड़ा पढ़ा था। नेफ्रॉन में हमने जो है ग्लोमेरुलर कैप्सूल जो है उसके बारे में पढ़ा, वुमन कैप्सूल, और एफरेंट आर्ट्रियोल और एफरेंट आर्ट्रियोल। एफरेंट मीन्स जो आर्टरीज ब्लड लेकर वुमन कैप्सूल के अंदर आती है, वो फिल्ट्रेशन करके जो कैपिलरीज ब्लड लेके जाएगी वो एफरेंट आर्ट्रियोल्स कहलाती है। तो जो वुमन कैप्सूल है या ग्लोमेरुलस है, उससे जो एक यहाँ पे ट्यूब जो जुड़ी हुई है, उस ट्यूब को जो है हम प्रॉक्सिमल कन्वल्टेड ट्यूब्यूल्स कहते हैं। तो आज हम जो है बाकी बचे हुए हिस्सों को जो है हम क्लियर करेंगे। तो प्रॉक्सिमल कन्वल्टेड ट्यूब्यूल जो है नेफ्रॉन का एक इम्पोर्टेंट सेगमेंट है, जो कि गुर्दे की कार्यात्मक इकाई है, यानी कि ये नेफ्रॉन से ही जुड़ा हुआ है, तो ये उसी का ही एक हिस्सा है जो कि रक्त को फिल्टर करने और यूरिन के फॉर्मेशन के लिए जिम्मेदार है। यह जो है रीनल कॉर्टेक्स और किडनी के रीनल कॉर्टेक्स के एरिया में और फिर जो है रीनल मेडुला के बीच में ये स्थित रहता है। ठीक है, बोमन कैप्सूल से ये निकलता है और आगे हेनले के लूप लूप के साथ में ये जुड़ जाता है। आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, जैसे यहाँ पर ये जो है यहाँ से निकलेगा और फिर ये आगे जाके नीचे जो है हेनले के लूप तक ये जुड़ा हुआ है। इसको और इजी समझने के लिए हम एक दूसरी पिक्चर लेते हैं तो इजीली समझ में आएगा। ये देखिए, ठीक है। तो इसकी कुछ विशेषताएं और काम हैं, उनके बारे में हम देखते हैं। प्रॉक्सिमल कन्वल्टेड ट्यूब्यूल्स को हम पीसीटी के नाम से भी जानते हैं। पीसीटी, यहाँ पर ये शब्द अभी बार बार यूज होगा, तो पीसीटी का मीनिंग होगा प्रॉक्सिमल कन्वल्टेड ट्यूब्यूल। तो पीसीटी जो है नेफ्रॉन में बोमन कैप्सूल के ठीक तुरंत बाद स्थित होती है। कहाँ पर है आपको पिक्चर में मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो पिक्चर है यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पर ठीक ये जो बोमन कैप्सूल है और उससे जो भी निकलेगी ये, तो ये ठीक उसी के नीचे से पीसीटी लग जाती है, प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स। तो ये यहाँ पर स्थित होती है और यहाँ पर जो है कई सारे माइक्रोबिलाइज होते हैं जो इसके साथ जुड़े रहते हैं। इसका जो मेन काम है रीएब्जॉर्बेशन का काम रहता है। इसके अंदर एपिथेलियल कुछ सेल्स रहती हैं जो इसको बनाने में हेल्प करती हैं। तो पहला तो इसकी जगह क्या हो गई, ये जो है वुमेन कैप्सूल के ठीक नीचे ये स्थित होता है। दूसरा इसका जो है कि केमिकल का रीअब्जॉर्प्शन करना। तो पीसीटी का जो मेन काम है, प्राइमरी काम है कि वाटर है, इलेक्ट्रोलाइट है, ग्लूकोज, अमीनो एसिड और अन्य पदार्थों को जो है रक्त वापस जो है ब्लड में डालना, रीअब्जॉर्ब करके उसको फिर से सोख लेना, जो कि फिल्ट्रेशन के दौरान कुछ इंपॉर्टेंट तत्व जो है यूरिन के साथ नीचे की तरफ आ गए। तो उनमें से जो जरूरी चीजें हैं, कौन कौन सी जरूरी चीजें, इलेक्ट्रोलाइट, ग्लूकोज, अमीनो एसिड और अन्य तरह के जो भी पदार्थ हैं, उनको जो है फिर से रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो फिल्टर किए गए सोडियम और पानी का लगभग 65 से 70% जो है लगभग ये फिल्ट्रेट जो है उसमें ये रहता है, तो उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है पानी से।
और आगे जाके फिर ये कंसंट्रेट यूरिन होती है। इसके अंदर एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। तो पीसीटी के अंदर ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म क्या है, जो मेम्ब्रेन रहती है, वो मेम्ब्रेन के थ्रू ये जो सेल्स रहती हैं उसमें से जरूरी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको एक्सचेंज कर लिया जाता है। जैसे मान लो अगर सोडियम ज़्यादा है तो सोडियम को डाल दिया जाएगा और वो यूरिन के थ्रू बाहर निकलेगा। अगर सोडियम कम है तो उसको रीएब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। तो इनके कुछ नाम हैं, जैसे सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर, सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर और सोडियम डिपेंडेंट फॉस्फेट को ट्रांसपोर्टर। ये सभी जो है रीअब्जॉर्प्शन में शामिल होते हैं। तो ये एक तरह के एक्सचेंजर है जैसे सोडियम और हाइड्रोजन, तो इनका एक्सचेंज होता है। अगर जो भी जिसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है उसको बाहर निकाल दिया जाता है और जो कम होता है उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। वेस्ट मटेरियल को ये जो है बाहर करने में हेल्प करती है। और जो भी ब्लड से जो भी खराब चीज़ें हैं जैसे क्रिएटिनाइन है, यूरिया है और कुछ जो मेडिसिन के जो केमिकल हैं उनको भी ये जो है बाद में यूरिन के साथ ट्यूबुलर फ्लूइड जो है उसमें मिला दिया जाता है। पीएच को बैलेंस करने का काम भी ये करती है। तो इसमें क्या करती है, पीसीटी जो है जो ट्यूबुलर लिक्विड है उसमें हाइड्रोजन आयन को सीक्रेट करती है और बाइकार्बोनेट आयन को जो है एब्जॉर्ब कर लेती है। तो हमारी बॉडी में जब बाइकार्बोनेट जो ब्लड में रहता है वो ब्लड के पीएच को मेंटेन करने में हेल्प करता है, ज़्यादा एसिडिक नहीं होने देता है। लेकिन अगर किसी कारण से नेफ्रॉन डैमेज हो जाए या किडनी डैमेज होना शुरू हो जाए तो ऐसे पेशेंट में आप देखेंगे उनकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा एसिडिक हो जाती है। कारण क्या होता है कि जो उनका बाइकार्बोनेट जो है वो यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है और बॉडी में हाइड्रोजन आयन की संख्या बढ़ जाती है, जिस वजह से जो है इनके अंदर एसिडिक कंडीशन डेवलप हो जाती है। तो यही जो पीसीटी है ये हाइड्रोजन आयनों को सीक्रेट करके और जो फिल्ट्रेट है उससे बाइकार्बोनेट आयंस को रीएब्जॉर्ब करके बॉडी में बॉडी फ्लूइड के अंदर जो है पीएच को बैलेंस करने में एक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हेनले के लूप से इनका क्या कनेक्शन है, तो जब ये पीसीटी के बाद ठीक बाद जो है हेनले का लूप आता है जो कि नेफ्रॉन में यूरिन के फॉर्मेशन में और उसके कंसंट्रेशन की प्रक्रिया को जारी रखने में हेल्प करता है। तो अगर हम इसको संक्षेप में देखें तो पीसीटी जो है ये नेफ्रॉन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, सेगमेंट है, जो कि फिल्ट्रेट में से जो भी इम्पोर्टेंट अमीनो एसिड है, इलेक्ट्रोलाइट्स है, अगर वो उसमें आ जाते हैं तो उनको जो है रीएब्जॉर्ब करने का काम करती है। दूसरा होमियोस्टेसिस को बनाने का काम भी ये करती है और पीएच का बैलेंस करती है। अब हम आते हैं डिस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। डिस्टल मीन्स दूर, तो मैं आपको पिक्चर में दिखाता हूँ। तो यहाँ पर डिस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल्स को आप देख रहे होंगे, यहाँ मेरा कर्सर है ये यहाँ पर। तो ये जो है बोमन कैप्सूल से दूर है और हेनले के लूप के बाद का सेगमेंट जो है वो डिस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है। ठीक है, अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि यह क्या काम करता है। डिस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल्स यह भी नेफ्रॉन का एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जो कि हेनले के लूप और कलेक्टिंग डक्ट के बीच में स्थित होता है। कलेक्टिंग डक्ट कहाँ पर है, ये जो दिख रही है ये कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, ये कलेक्टिंग डक्ट फिर आगे जाके जो है कहाँ मिल जाती है, रीनल पेपिला से होते हुए माइनर कैलिक्स में, फिर मेजर कैलिक्स में और फिर जो है यूरिन बाहर निकल जाती है। तो कलेक्टिंग डक्ट और लूप ऑफ हेनले के बीच में जो पार्ट है वो डिस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल्स कहलाता है। ठीक है, इसका एरिया ये हो गया। इसका काम क्या है, यह भी जो है बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट केमिकल हैं उनका रीअब्सॉर्प्शन का काम भी ये करता है और बॉडी के पीएच को बैलेंस करना है और बॉडी फ्लूइड को भी ये मेंटेन करने का काम करता है। एरिया इसका मैंने आपको बता ही दिया है। ये मोस्टली जो है रीनल कॉर्टेक्स में इनकी संख्या ज़्यादा होती है।
और हेनले के लूप और कलेक्टिंग डक्ट के बीच में ये स्थित होता है। इसका एक मुख्य कार्य है सोडियम और पानी का रीअब्जॉर्प्शन करना। तो डीसीटी का एक प्राइमरी जो काम है, जो ट्यूबुलर फ्लूइड है उसके अंदर सोडियम आयनों और पानी को वापस जो है फिर से ब्लड में रीअब्जॉर्ब करने का ये काम करता है। अगर हमारे शरीर में किसी कारण से सोडियम की कमी हो जाएगी तो कुछ हार्मोन है जिनका नाम आगे आएगा, जो कि आप सभी लोग जानते हैं। तो उन हार्मोन के प्रभाव के कारण ये जो डीसीटी है, डिस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है, एल्डोस्टेरोन नाम के हार्मोन के माध्यम से जब भी ब्लड में सोडियम की कमी होगी तो सोडियम को एब्जॉर्ब करने का काम ये करने लगते हैं और शरीर से पोटेशियम को भी बाहर निकाल देते हैं, यानी कि बैलेंस करने का काम करते हैं। सोडियम, पोटेशियम और पानी को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। दूसरा, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में ये जरूरी काम करते हैं। तो जब ये सोडियम को रीएब्जॉर्ब करेंगे तो ठीक उसी समय ये पोटेशियम को बाहर भी सीक्रेट करेंगे ताकि बैलेंस बना रहे। एक साथ ये दोनों चीजें बराबर मात्रा में नहीं हो सकती हैं बॉडी में। इनका फंक्शन भी हम आगे देखेंगे। दूसरा ये काम जो करती है, एक हो गया सोडियम, वाटर और पोटेशियम का जो मेंटेन करना है उसका। तीसरा इनका जो इम्पोर्टेंट काम है डीसीटी का, कैल्शियम और मैग्नीशियम का जो आयंस रहते हैं उनको नियमन करना, उनको बैलेंस करना। ठीक है, कितना शरीर को जरूरी है उतना रखना, बाकी का जो है बाहर निकाल देना। तो डीसीटी जो है शरीर में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों के नियमन में भी भूमिका निभाती है। पैराथायराइड हार्मोन और कैल्सिटोनिन कैल्शियम होमियोस्टेसिस में शामिल हार्मोन है जो कि कैल्शियम आयनों के रीअब्जॉर्प्शन को प्रभावित करते हैं। अगर आपके शरीर में कैल्शियम ज़्यादा है तो ये बाहर निकाल देंगी, अगर शरीर में कैल्शियम कम है तो ये हार्मोन के माध्यम से उसको रीअब्जॉर्ब करना शुरू कर देंगी और शरीर से बाहर जाने से उनको रोक देंगी। चौथा जो है पोटेशियम और हाइड्रोजन आयनों का जो है सिक्रेशन करना। तो डीसीटी जो है पोटेशियम आयनों और हाइड्रोजन आयंस के स्राव में सिक्रेशन में शामिल होता है। इन्हीं के बैलेंस के अकॉर्डिंग ये जो है शरीर में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करता है, एसिड बेस का बैलेंस बना के ये रखता है। ब्लड पीएच को मेंटेन करने का काम भी ये करेगा। इंटरेक्शन विथ हार्मोन, तो हार्मोन के साथ इसका कैसा इंटरेक्शन है डीसीटी का, तो इसमें एल्डोस्टेरॉन और एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, जैसे हम एडीएच और पीटीएच हार्मोन, पैराथायराइड ग्लैंड में जो बनने वाला हार्मोन है वो है पीटीएच हार्मोन। तो एक हो गया एल्डोस्टेरॉन, दूसरा एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन और तीसरा है पैराथायराइड हार्मोन। इस तरीके के जो हार्मोन है ये डीसीटी के जो ट्रांसपोर्ट रेगुलेशन है उसको ये कंट्रोल करते हैं। ट्रांसपोर्ट रेगुलेशन से मीनिंग क्या है कि कैल्शियम को कब बाहर जाना है, कब कौन सी चीज को रीअब्जॉर्ब करना है, तो ये उस तरीके से काम करते हैं। जैसे एल्डोस्टेरॉन का जो प्रभाव है उसका क्या काम है कि सोडियम को रोकेगा और पोटेशियम को बाहर जाने देगा, इस तरीके से। तो ऐसे पीटीएच का जो कंट्रोल है वो किसके ऊपर है, कैल्शियम के ऊपर है। तो उसमें ये कैल्शियम को शरीर में उसकी मात्रा को मेंटेन करने के लिए पीटीएच हार्मोन डीसीटी के ऊपर काम करता है। एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन जो है, जिसे हम एडीएच भी बोलते हैं, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड में ये बनता है। तो इसका काम क्या रहता है, यूरिन को कंट्रोल करने का काम होता है। तो कई बार अक्सर आपने देखा होगा कुछ शराबी जो है जब शराब पीते हैं तब उस समय पे जो है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपो हो जाती, कम काम करने लगती, जिसकी वजह से एडीएच हार्मोन जो है प्रॉपर नहीं निकल पाता है और ऐसे लोगों में अक्सर देखा गया है कि उनका यूरिन उस समय पास हो जाता है या निकल जाता है, उसका कंट्रोल है। तो जब वो दूसरे दिन जब उठेंगे तो बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड रहेंगे, तो फिर खूब सारा पानी पीते हैं ऐसे लोग। तो इस तरीके से एल्डोस्टेरॉन, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन और पीटीएच हार्मोन, इनका कंट्रोल जो है डीसीटी के ऊपर भी रहता है। डीसीटी को और अगर हम बड़े रूप में देखें तो ये जो है इनका नेफ्रॉन के ऊपर कंट्रोल है, और थोड़ा और बड़े रूप में देखें तो ये किडनी के ऊपर भी अपना कंट्रोल रखते हैं। इन हार्मोन्स का किडनी के ऊपर भी प्रभाव है, ऐसा हम समझ सकते हैं।
अच्छा, कनेक्शन टू कलेक्टिंग डक्ट। तो कलेक्टिंग डक्ट जो है, डीसीटी आगे जाके कलेक्टिंग डक्ट से जुड़ जाती है, जो कि यूरिन को आगे बढ़ाने में हेल्प करती है, और फिर जो है कलेक्टिंग डक्ट से होते हुए यूरिन जो है आगे पास होती है। संक्षेप में देखा जाए तो डीसीटी नेफ्रॉन का एक इम्पोर्टेंट सेगमेंट है, जो कि आयंस और वाटर के रीएब्जॉर्प्शन के साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ब्लड के पीएच को बैलेंस करने के लिए जिम्मेदार है। साथ ही इसका जो है हार्मोनल इम्पल्सेस या हार्मोनल जो कनेक्शन होते हैं, संदेशों के हार्मोन्स के संदेशों के माध्यम से इसको कंट्रोल करना, ताकि गुर्दे के माध्यम से जो है होमियोस्टेसिस को बैलेंस किया जाता है। हार्मोन्स का किडनी के ऊपर कंट्रोल होता है। पिछली बार हमने क्लास में पढ़ा था कि दो तरह के नेफ्रॉन हैं, एक है कॉर्टिकल नेफ्रॉन, दूसरे हैं जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। कॉर्टिकल नेफ्रॉन क्या होते हैं? ऐसे नेफ्रॉन जो कि रीनल कॉर्टेक्स के एरिया में ज्यादा मौजूद होते हैं, उन नेफ्रॉन्स को हम जो है कॉर्टिकल नेफ्रॉन कहते हैं। और रीनल कॉर्टेक्स के एरिया में जो भी नेफ्रॉन होते हैं, तो उनमें जो अपर पार्ट है, जैसे कि ग्लोमेरुलर है ना, ये सभी ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। और रीनल मेडुला में जो है रीनल टिब्यूल्स की संख्या ज्यादा होती है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर पढ़ेंगे जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन गुर्दे में पाए जाने वाले दो मुख्य प्रकार के नेफ्रॉन में से एक है। ठीक है, नेफ्रॉन जो है गुर्दे की कार्यात्मक इकाइयां, जो हम सब जानते हैं कि जो कि ब्लड को फिल्टर करने और यूरिन के फॉर्मेशन के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, इसकी जो विशेषताएं क्या है वो हम देखेंगे, और इसके काम क्या है वो देखेंगे। तो ये कहाँ पर पाए जाते हैं? जैसे मैंने बताया कि रीनल मेडुला के करीब और रीनल कॉर्टेक्स के अंदर ये स्थित होते हैं, और ये गुर्दे में कुल नेफ्रॉन की संख्या का सिर्फ 10 to 15% हिस्सा बनाते हैं। यानी कि 85% जो है वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स की संख्या होती है, और 10 to 15% जो संख्या होती है वो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन की संख्या होती है। इनके क्या है, लूप ऑफ हेनले, मैंने डिफरेंस आपको दिखाया था कि लंबाई में भी फर्क होता है, इनकी साइज में भी फर्क होता है। ठीक है, ग्लोमेरुलस में इनकी स्थिति क्या है कि जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन में ग्लोमेरुलस यानी कि जो भी ब्लड वेसल्स का गुच्छा होता है, रीनल कॉर्टेक्स और रीनल मेडुला के ये पास में स्थित होते हैं। और यह जो है, इसमें हेनले के जो लूप होते हैं वह लंबे होते हैं, और रीनल मेडुला में ये गहराई तक फैले हुए रहते हैं। एक इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हमारे रीनल ट्यूब्यूल्स के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। ऑस्मेटिक प्रेशर आप कैसे समझेंगे? जैसे किशमिश को आप पानी में डाल देते हो तो कैसे वो पानी को सोख लेती है और वो फूल जाती है। इसी तरह से हमारे रीनल ट्यूब्यूल्स के अंदर ऑस्मोट एक तरह का प्रेशर होता है। उस प्रेशर के कारण जो भी चीजें हैं, चीजों को रीएब्जॉर्ब किया जाता है और सीक्रेट किया जाता है। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन। तो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन जो है यूरिन को कंसंट्रेट करने में एक इम्पोर्टेंट भूमिका निभाते हैं। हेनले के जो लूप हैं ये लंबे होते हैं, और इन नेफ्रॉन को जो है हाइपरटोनिक मेडुलरी इंटरस्टिशियम बनाने और बनाए रखने में सक्षम बनाते हैं, और ये जो है आगे जाके फिर पानी के रीअब्जॉर्प्शन में भी भूमिका निभाते हैं। ब्लड प्रेशर और ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करने का काम ये जो है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन करते हैं। साथ ही साथ ये वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के माध्यम से ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में भी ये अपनी भूमिका निभाते हैं, और यूरिन को कंसंट्रेट करने में इनका काफ़ी बड़ा रोल होता है। साथ ही जो है एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड जो है उसकी ऑस्मोलिटी को जो है कंट्रोल करने में ये हेल्प करते हैं।
जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन को पेरीट्यूबुलर वेसल्स और वैसा रेक्टा से रक्त की आपूर्ति होती है। अभी हम थोड़ी देर बाद वैसा रेक्टा के बारे में पढ़ेंगे, ये क्या है। अभी खाली आप ये नाम याद रखिए। इनको जो है ब्लड की सप्लाई किससे होती है, पेरीट्यूबुलर जो कैपिलरीज हैं उनके माध्यम से होती है। और किसके माध्यम से, वैसा रेक्टा के माध्यम से इनको जो है ब्लड की आपूर्ति होती है। एक स्पेशलाइज्ड कैपिलरी नेटवर्क होता है जो कि रीनल मेडुला में रीनल टिब्यूल्स और हेनले के लूप को कवर करते हैं। तो वो जो नेटवर्क है वो वैसा रेक्टा कहलाता है। संक्षेप में देखा जाए तो जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन एक विशेष प्रकार के नेफ्रॉन संरचनाएं हैं जो कि गुर्दे के रीनल मेडुला के जो भाग में यूरिन को फॉर्मेशन करना, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करने, उसका ये काम करते हैं। और यूरिन को कंसंट्रेट करना, कंजर्व करना और शरीर में ऑस्मोलिटी को बढ़ाने में, उसको स्टेबलाइज करने में ये हेल्प करते हैं। अभी हम पढ़ेंगे डीसीटी हो गया और पीसीटी हो गया। इसके बाद है लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले हम यहाँ पर देखें, जहाँ कर्सर है ये यहाँ पर जो है लूप ऑफ हेनले, जो यू शेप की जो रचना है ये लूप ऑफ हेनले है। इसके दो सेगमेंट होते हैं, इसमें हम आगे पढ़ेंगे। हेनले का लूप जो है नेफ्रॉन के भीतर एक इम्पोर्टेंट पार्ट है जो कि गुर्दे की कार्यात्मक इकाई है जो रक्त को फिल्टर करने और मूत्र के उत्पादन के लिए जिम्मेदार है। इसका नाम इसके खोजकर्ता, किसने खोजा था इसको, जर्मन एनाटोमिस्ट, यानी ऐसे लोग जो एनाटॉमी के बारे में पढ़ाई करते हैं, एनाटोमिस्ट फ्रेडरिक गुस्तेव जैकब हेनले के नाम पर ये रखा गया है। ठीक है, यहाँ पर लूप ऑफ हेनले की कुछ विशेषताएं हैं जो हम थोड़ा सा देखेंगे और उनके काम भी देखेंगे क्या है। हेनले का लूप रीनल मेडुला में पाया जाता है ये, और यह पीसीटी और डीसीटी के बीच में स्थित होता है। ठीक है, इसकी जो संरचना है वो है, हेनले के लूप में एक डिसेंडिंग लिम्ब होता है, फिर एक हेयर पिन मोड होता है। हेयर पिन आपने देखी, वो यू शेप की रहती है, तो उसको हेयर पिन मोड होता है इसमें, नीचे जो मैंने यू शेप बताया था। और तीसरा है, इसमें एक असेंडिंग लिम्ब होता है। ये हो गया डिसेंडिंग लिम्ब यहाँ पर, ये डिसेंडिंग हो गया, फिर ये हेयर पिन लूप हो गया, और फिर आगे ये असेंडिंग लिम्ब हो गया। ठीक है, अभी हम देखेंगे डिसेंडिंग लिम्ब। डिसेंडिंग लिम्ब जो है रीनल मेडुला में रहता है, और जो कि परमिएबल टू वाटर, यानी कि पानी के लिए तेजी से पारगम्य होता है लेकिन आयनों के लिए नहीं। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर पानी को कम या ज्यादा, जैसे एब्जॉर्ब करना या सिक्रेट करना, इस तरीके से काम किया जा सकता है। वाटर को रीएब्जॉर्ब करने का काम हो सकता है, लेकिन यहाँ आयनों के लिए कोई काम नहीं होता, आयंस का काम आगे होगा। अच्छा, लूप या हेनले के लूप का जो हेयर पिन मोड है, जहाँ पर जो रीनल मेडुला होता है, इसमें एक थिन एपिथेलियल सेल होती है जो कि पानी को रीएब्जॉर्ब करने का काम करती है। यहाँ भी जो है वाटर को छान लिया जाता है, रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है, लेकिन आयंस अभी भी यहाँ पे जो है इनका यहाँ पे एब्जॉर्ब नहीं होते हैं आयन। अगला जो भाग है असेंडिंग लिम्ब, जो कि रीनल कॉर्टेक्स की ओर वापस ऊपर की तरफ चढ़ता है रीनल मेडुला से। तो इसमें एक पतला और एक मोटा जो है सेगमेंट है। तो पतला जो सेगमेंट है अभी जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, असेंडिंग लिम्ब जो है ये आयनों के लिए तो पारगम्य है। ठीक है, यानी कि आयंस जो है इसमें एब्जॉर्ब हो जाएंगे, लेकिन अब यहाँ पर वाटर रीएब्जॉर्ब नहीं होगा, है ना। इसमें आयनों के लिए पारगम्य, ठीक है। जबकि इसमें आगे जाके जो है ये
सोडियम और क्लोराइड जैसे आयनों के लिए भी सक्रिय जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है उसमें ये शामिल हो जाता है। ठीक है। काउंटर करंट एक्सचेंज है, जो कि इसमें क्या होता है, काउंटर करंट एक्सचेंज मींस यहाँ पर एक तरह का ऑस्मोटिक ग्रेडियंट एस्टेब्लिश होता है, जिसके माध्यम से आयंस जो है एक्सचेंज होते हैं यहाँ पे ऑस्मोलिटी के माध्यम से। वाटर और आयन का रीअब्जॉर्प्शन, डिसेंडिंग लिम्ब जो है पानी को रीनल ट्यूब्यूल से बाहर निकालने और इंटरस्टिशियम ऑफ मेडुला में जाने की अनुमति देता है, जिससे ट्यूबुलर फ्लूइड जो है और कंसंट्रेट हो जाता है। यानी कि यहाँ पर जब यूरिन आती है, जो फिल्ट्रेट आता है वो और ज़्यादा यहाँ पर आके कंसंट्रेट हो जाता है। और असेंडिंग जो लिम्ब है, जब लूप ऑफ हेनले ऊपर की तरफ चढ़ता है तो उसमें जो है आयंस को वहां से जो है बाहर निकाल लिया जाता है या रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो आयंस मिले हुए होते हैं उस फिल्ट्रेट में, तो जब उनको निकाल लेंगे तो फिर जो है जो ट्यूबुलर फ्लूइड है वो थोड़ा पतला हो जाएगा। अगला जो इसका काम है, रेगुलेशन ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट। हेनले का जो लूप है ये ट्यूबुलर लिक्विड फ्लूइड जो भी है उसमें पानी और आयनों को रीएब्जॉर्ब करके रीनल मेडुला में एक ऑस्मोटिक ग्रेडियंट को बनाकर जो है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को, इलेक्ट्रोलाइट को मेंटेन करता है, और जो भी उसके वेस्ट मटेरियल है उनको बाहर निकालने के लिए काम करता है। अगर अब हम इसको संक्षेप में देखें या उसको जो है कंक्लूजन देखें, तो हेनले का लूप जो है नेफ्रॉन और किडनी के द्वारा जो बनाया गया यूरिन है उसको कंसंट्रेट करने और फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करने में अपनी एक भूमिका निभाता है, और आगे जाके ये जो है आयंस के रीअब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है, जिसके माध्यम से जो होमियोस्टेसिस को बनाए रखने में हेल्प मिलती है। रीनल फैट पैड, रीनल जो है किडनियां जो है इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू से घिरी रहती हैं, जो इनको एक सुरक्षा प्रदान करता है, और यह जो है एडिपोज टिश्यू से बनी होती है और एक शॉक एब्जॉर्बिंग लेयर से ढका रहता है, जिसे रीनल फैट पैड कहा जाता है। रीनल फैट पैड देखने के लिए, हाँ, ये जो ऊपर का कवर है, यहाँ पर किडनी के ऊपर का जो कवर है आपको दिख रहा होगा, इसी को जो है रीनल जो टिश्यूज हैं वो इसको कवर करके रखते हैं, ताकि किसी भी तरह से बाहरी इंजरी ना लगे। वैसा रेक्टा, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आगे ही आने वाला है। तो वैसा रेक्टा क्या है कि गुर्दे में एक विशेष तरह की ब्लड कैपिलरीज होती हैं, जिनका ये एक नेटवर्क है, जो कि हेनले के लूप से जुड़ा हुआ है और जो यूरिन को कंसंट्रेशन करने के लिए एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जो भी चीज एब्जॉर्ब की जाएगी या हेनले के लूप के साथ में कनेक्ट होकर रहेगी, वो कुछ तरह की कैपिलरीज हैं, और उनके जो ग्रुप्स हैं उनको जो है ब्लड वेसल्स हैं, उनको वैसा रेक्टा कहा जाता है। इसकी पिक्चर आपके सामने देखते हैं। ये ब्लूइश कलर में जो दिख रहा है ये वैसा रेक्टा है, ये इसके साथ जुड़ी हुई है हेनले के लूप से। तो यहाँ से जो भी एब्जॉर्ब होगा या सिक्रेट होगा वो इन्हीं के माध्यम से इनमें मिला दिया जाएगा, और बाद में फिर ये जो है रीनल वेन से जुड़ जाएंगी और फिर आगे जो है हमारे सिस्टेमिक ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम में आ जाता है। ये वैसा रेक्टा है। इसका जो वैसा रेक्टा एक प्रकार की पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज है, जो छोटी रक्त वाहिकाएं हैं जो गुर्दे में रीनल ट्यूब्यूल्स को घेरे रहती हैं। यह मुख्य रूप से रीनल मेडुला और गुर्दे के आंतरिक भाग में ये पाई जाती है। वैसा रेक्टा जो है
सोडियम और क्लोराइड जैसे जो भी सॉल्यूट हैं, जो पदार्थ हैं, उनको शरीर से तेजी से बाहर ना जाए, उनको रोकने का, ये कंट्रोल करने का काम करती है। और ये जो है यूरिन को कंसंट्रेट करने में हेल्प करती है। तो मेनली अगर कंक्लूजन देखें तो वैसा रेक्टा जो है, गुर्दे में एक विशेष तरह की ब्लड वेसल्स हैं जो यूरिन को कंसंट्रेट करने, इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस रखने में भूमिका निभाती है। मोस्टली इनका जो संबंध है हेनले के लूप के साथ ज़्यादा रहता है, और ये रीनल मेडुला में एक ऑस्मोटिक ग्रेडियंट को डेवलप करने की अनुमति देता है, जिससे कि जो है यूरिन को कंसंट्रेट करने में और वाटर को रीएब्जॉर्ब करने में किडनी की हेल्प करता है। तो यहाँ पर हमारा जो है किडनी का सिस्टम जो है खत्म होता है। ये किडनी की हमने एनाटॉमी और फिजियोलॉजी देखे। अब हम देखते हैं कि गुरुजी ने वेद में क्या लिखा है किडनी के बारे में, थोड़ा सा हम उसको स्टडी करेंगे। काफी कुछ गुरुजी ने वेद में भी किडनी के बारे में लिखा हुआ है। तो किडनी के जो कार्य हैं उसके संबंध में है कि हर किडनीज में 10 लाख के करीब नेफ्रॉन होते हैं, जो कि हमने पहले भी चर्चा की हुई है। इसका मुख्य कार्य हो गया ब्लड को फिल्टर करना, यानी बखूबी से छानना। जब रक्त किडनी के अंदर से गुजरता है तब ये उसमें से लाल रक्त, जो आरबीसी हैं, डब्ल्यूबीसी हैं इत्यादि सभी सेल्स को छोड़कर अन्य सारी घुली हुई चीजों को फिल्टर यानी अलग कर देती है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि कोई भी फालतू चीज गलती से ना रह जाए, क्योंकि रक्त इतनी तेजी से गुजरता है कि वहां टाइम ही नहीं होता है छांटने का। तो ट्यूब जो है काफी लंबी, कौन सी ट्यूब? पीसीटी, डीसीटी, लूपा फेनले, कलेक्टिंग डक्ट, है ना, ये सब ट्यूब्स के सेगमेंट, ताकि जो भी इम्पोर्टेंट चीज है वो बाद में रीअब्जॉर्ब कर ली जाए। फिर अलग की गई चीजों में से जो जरूरी चीजें हैं, जैसे विटामिन, अमीनो एसिड, न्यूट्रिएंट्स, ग्लूकोज इत्यादि सभी जरूरी न्यूट्रिएंट्स तथा हार्मोन एंड एंजाइम इत्यादि जितनी मात्रा में शरीर को चाहिए उतनी मात्रा में दोबारा ये मिला देती हैं, जिसे रीएब्जॉर्प्शन की प्रोसेस कहते हैं, और बाकी को पेशाब द्वारा बाहर जाने देती है। पेशाब निकालने की क्रिया को यूरिनेशन या मिक्चुरेशन कहते हैं। किडनी के बारे में कुछ जरूरी चीजें हैं। किडनी शरीर से जो है दवाइयाँ, हीमोग्लोबिन, ब्लूरोबिन, हीमोग्लोबिन का ब्लूरोबिन या विभिन्न हार्मोन के चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म द्वारा जो फालतू चीजें हैं, मेटाबोलाइट्स ऑफ वेरियस हार्मोन्स, जो कि क्रिएटिनाइन, यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनियम सल्फेट इत्यादि सभी चीजों को शरीर से बाहर निकाल देती है। एक आम मनुष्य के शरीर में 5 लीटर रक्त रहता है। हृदय 1 मिनट में 5 लीटर रक्त पंप कर देता है। इसमें से जो 5वां भाग है, 1 लीटर का 5वां भाग खून को किडनीज प्रत्येक मिनट फिल्टर करती है। मतलब 5 मिनट में सारा खून एक बार इनसे निकलकर फिल्टर हो जाए, ठीक है। तथा 24 घंटे में करीब करीब 300 बार रक्त इनमें से निकलता है। किडनी जो है 24 घंटों में कम से कम 1 से 1.5 लीटर यूरिन बनाती है। तो किडनियों में बारी बारी से कंसंट्रेशन एंड रिलैक्सेशन की एक लहर चलती है, जिसका हमने जिक्र भी किया था कि इसमें भी एक तरह की पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है, जो कि पेशाब को दोनों किडनियों की ट्यूब्स यानी यूरेटर में धकेलती हैं, जहां से पेशाब जो है ब्लेडर में जमा होना शुरू हो जाता है, और यूरिनरी ब्लैडर भरने पर फिर पेशाब निकालने से या खाली करने से ये फिर खाली हो जाता है। तो किडनियों की जो लहरें हैं वो 10 से 30 सेकंड बाद चलती है, और पेट में जो है वो हर 20 सेकंड में चलती है ना, इंटेस्टाइन के अंदर जो है हर 20 सेकंड में चलती है। लेटी अवस्था में हार्ट खाली 5 लीटर खून निकालता है हर मिनट में, जबकि वजन उठाने पर या व्यायाम करने पर या कोई भी अन्य भारी काम करने से ज्यादा 20 से 25 लीटर तक ये निकाल सकता है। सो रात को लेटे होने के कारण सुबह
या दिन दिन में जो है कम पेशाब आता है, क्योंकि किडनियों का फिल्ट्रेशन रक्त के प्रवाह पर निर्भर करता है। ध्यान रखे रहे कि अगर किसी व्यक्ति के लंग्स, पेट यानी पाचन संस्थान एवं किडनी अगर बिल्कुल ठीक हो तो वह कभी भी उसे किसी भी तरह की बीमारी नहीं हो सकती। सो इन सब का ठीक होना बहुत ही आवश्यक है। इसके लिए गुरुजी ने थेरेपिस्टों के लिए कुछ सलाह दी है कि इसके लिए सभी थेरेपिस्ट कम से कम महीने में एक बार ऑक्सीजन, पी हेपरिन और किडनी क्लियर ट्रीटमेंट ले लिया करें, ताकि वे जो है बीमारी आने के पहले ही अपने आप को बचा सकते हैं। क्या ले सकते हैं? ऑक्सीजन ट्रीटमेंट, पी हेपरिन और किडनी क्लियर। किडनीज के कुछ अन्य कार्य भी हैं जहां गुरुजी ने इनको मेंशन किया है, और गुरुजी ने ये जो भी लिखा हुआ है वेद में, ये है ये अलग अलग मेडिकल बुक से लिया है, खासकर जो है गाइडन बुक में इनका मेंशन मिलता है। दोनों किडनीज मिलकर शरीर के फ्लूइड में एसिड अल्कली को बैलेंस बनाए रखने में हेल्प करती हैं, जिससे ब्लड का पीएच 7.3, यहाँ पर जो रेंज लिखी है 7.36 टू 7.44, कहीं पर ये रेंज आती है 7.35 से 7.45, थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है कि बीच में रहता है। एसिड या बेस किसी का भी कम या ज्यादा होने से शरीर को बहुत नुकसान होता है, यानी शरीर में एसिडोसिस या एल्कोलोसिस की गड़बड़ियों का एक मुख्य कारण है कि किडनीज का कम काम करना। दूसरा है, जब ठंडी ज्यादा होती है तो शरीर के सभी ऑर्गन को गर्म रखने के लिए उस समय रक्त का प्रवाह ज्यादा रहता है, तो किडनी सर्दियों में गर्मियों से ज्यादा काम करती है। इसके कारण जो है यूरिन ज्यादा आती है, इसलिए आप अक्सर देखेंगे ठंड के दिनों में कुछ ज्यादा ही यूरिन आती है। तीसरा है, किडनीज यूरिन द्वारा शरीर में सोडियम और पोटेशियम का बैलेंस बनाए रखते हैं। जैसे हमने अभी देखा था जब हम डीसीटी के बारे में पढ़ रहे थे, तो वहां भी जो है ये सोडियम पोटेशियम को बैलेंस करने का काम करती है। जब वे नमक को बाहर जाने देती हैं तब वे पोटेशियम को रोक लेती हैं और उसे निकलने नहीं देती, और जब नमक बढ़ जाने से वे पोटेशियम को बाहर निकाल देती हैं, जिससे उसकी मात्रा कम हो जाए, यानी एक दूसरे को ये बैलेंस करके रखती है। अगर सोडियम या पोटेशियम या पानी किसी की भी जो है जरूरत से ज्यादा हो तो उसे शरीर से ये बाहर निकाल देती है। इनमें से किसी की भी मात्रा अगर ठीक करनी हो आपको, तो हमें जो है किडनी क्लियर ट्रीटमेंट देना है। किडनी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, वो है एरिथ्रोपोइटीन का उत्पादन करना। एरिथ्रोपोइटीन क्या है, इसके बारे में हम जानते हैं। किडनी का एक मुख्य दायित्व है कि जब शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो तो जरूरत के अनुसार बोन मैरो यानी हड्डी के अंदर के जो मज्जा है उसको आरबीसी बनाने के लिए उकसाना। जब किसी कारण से शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, उस कंडीशन को कहते हैं हाइपोक्सिया। इसका एक उदाहरण है हाई एल्टीट्यूड, मतलब पहाड़ी इलाके में जहां पर हवा में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, तो श्वास क्रिया के दौरान यह कम ऑक्सीजन वाला खून फिल्टर होने के लिए जैसे ही रीनल आर्टरी के द्वारा किडनी में से गुजरेगा, उसी समय किडनी एरिथ्रोपोइटीन नामक हार्मोन बनाएंगी, जो कि ब्लड के माध्यम से बोन मैरो में जैसे ही जाएगा, बोन मैरो जो है रेड ब्लड सेल बनाना शुरू कर देगी। एरिथ्रोपोइटीन एक ऐसा हार्मोन है, एक ऐसा केमिकल है जो कि बोन मैरो को रेड ब्लड सेल बनाने के लिए उकसाता है। फिर हम देखते हैं कि फिर जब मनुष्य पहाड़ी इलाके से नीचे आता है और खून में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाने से बोन मैरो तब तक नए आरबीसी नहीं बनाएगी जब तक कि खून में बढ़े हुए आरबीसी खत्म ना हो जाए। तो आरबीसी की मात्रा अधिक होने के कारण ही जो लोग छुट्टियों के लिए पहाड़ी इलाके में जाते हैं, वे वहां से आने के कुछ दिन तक ज्यादा गोरे दिखते हैं। कारण हीमोग्लोबिन जो है, आरबीसी की मात्रा उनमें काफी बढ़ जाती है, जिसके कारण ऑक्सीजन लेवल अच्छा रहता है। तो शरीर के हर भाग में पर्याप्त ऑक्सीजन के लिए हीमोग्लोबिन 12 से 16 तक रहनी चाहिए, जो तभी होगा अगर ब्लड में आरबीसी पर्याप्त मात्रा में हो। तो शरीर में एरिथ्रोपोइटीन दो जगह बनता है। कहाँ पर बनता है? 85% किडनी बनाती है, 85%, और 15% जो है लीवर बनाता है। अगर किसी कारण से किडनी डैमेज हो जाए तो ये एरिथ्रोपोइटीन बनाने का जिम्मा आ जाता है लीवर के ऊपर।
ठीक है। तो जब दोनों किडनीज बिल्कुल बिगड़ जाती हैं तो एरिथ्रोपोइटिन नहीं बनेगा, सो बोन मैरो को संदेश नहीं जाएगा, और बोन मैरो को संदेश अगर नहीं जाएगा ब्लड बनाने के लिए तो आरबीसी नहीं बनेगी। तो उस समय जो है लीवर के बनाए हुए 15% हार्मोन के कारण आरबीसी का उत्पादन होगा, उत्पादन होगा जरूर, लेकिन उसकी मात्रा कितनी, थोड़ी कम रहेगी वो, है ना, क्योंकि 85% जो है किडनियां बनाती हैं और 15% हार्मोन बनाएगा ये लीवर, पर इसके माध्यम से जो भी प्रोडक्शन होगा वो कम होगा। तो इससे रोगी के खून में हीमोग्लोबिन की कमी होने लगती है और मात्रा 12 से घटकर जो है 8 से 9 या 9.5 तक हो जाती है। अगर लीवर एरेथ्रोपोइटिन ना बनाए, किडनी भी नहीं बना रही है और लीवर भी नहीं बना रहा है, तो ऐसी कंडीशन में रक्त की कमी के कारण व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। बोन मैरो के जो आरबीसी हैं वह अविकसित एवं डायमीटर में बड़े होते हैं, तो यह सेल के अंदर नहीं घुस सकते हैं, तो उन्हें मैच्योर यानी तैयार होने के लिए 5 दिन लगते हैं, और इस मैच्योरेशन के कार्य के लिए विटामिन B12 और फॉलिक एसिड की जरूरत होती है। तो विटामिन B12 जो है खाना पचने के बाद लीवर में स्टोर रहता है, और फॉलिक एसिड जो है असेंडिंग कॉलन बैक्टीरिया द्वारा बनाया जाता है। और किडनियों के एरिथ्रोपोइटिन बनाने के बावजूद भी अगर शरीर में B12 एवं फॉलिक एसिड की कमी हो तो भी हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ेगा। यह भी जो है ध्यान देने वाली बात है। किडनियां भले ही एरिथ्रोपोइटिन बना रही हों, लेकिन अगर B12 और फॉलिक एसिड नहीं है तो वो जो है आरबीसी मैच्योर होंगी नहीं, और मैच्योर होंगी नहीं तो ब्लड स्ट्रीम में वो आएंगी नहीं। तो एरिथ्रोपोइटिन का बनना भी जरूरी है, B12 और फॉलिक एसिड का होना भी जरूरी है। हम ट्रीटमेंट से जो है एरिथ्रोपोइटिन, न्यूरोथेरेपी में ट्रीटमेंट है, उसके माध्यम से जो है हम इसको बना सकते हैं। और B12 के लिए भी ट्रीटमेंट है, फॉलिक एसिड के लिए भी है, पर डाइट में तो आपको लेना ही पड़ेगा ही। तो ये इसका एक महत्वपूर्ण काम हो गया किडनी का एरिथ्रोपोइटिन को बनाने का। दूसरा जो इम्पोर्टेंट काम है रेनिन का उत्पादन करना। रेनिन जो है, 2 जगह रेनिन पाया जाता है, एक पेट में पाया जाता है और एक किडनी में पाया जाता है। तो यह उस रेनिन से भिन्न है जो पेट में दूध के कैसिनोजन को कैसिन में बदलता है। तो किडनी का दूसरा मुख्य दायित्व है रेनिन द्वारा लो बीपी का कंट्रोल करना। तो किडनी में फिल्ट्रेशन का कार्य ठीक से होने के लिए उनके अंदर रक्त का प्रेशर उचित होना जरूरी है। मैंने बताया था एफरेंट आर्ट्रियोल से जब ब्लड आएगा तो वहां एक प्रेशर जनरेट होगा, उस प्रेशर के माध्यम से वो उस छलनी से जो है ब्लड छानते हुए नीचे निकल जाएगा। तो ये प्रेशर होना बहुत जरूरी है। किडनी के अंदर एक प्रेशर रहता है, उसकी अपनी एक मात्रा रहती है, तो उस खास प्रेशर पर ही जो है फिल्ट्रेशन का काम होता है। तो किडनी के अंदर जो है फिल्ट्रेशन का कार्य ठीक से होने के लिए उनके अंदर ब्लड का प्रेशर उचित मात्रा में होना जरूरी है। अगर यह प्रेशर कम हो जाए तब किडनीज अपना जो कार्य है वो ठीक से नहीं कर पाएंगे। किडनीज का काम क्या है? फिल्ट्रेशन करना। तब किडनीज निम्न प्रकार से जो है रक्तचाप को जो है बढ़ाती हैं। कैसे बढ़ेगा वो मैं आपको बताता हूँ। रक्त में ऑलरेडी ब्लड में लीवर का बनाया हुआ एंजियोटेंसिनोजन नाम का केमिकल रहता है। अगर रक्त का प्रेशर पर्याप्त नहीं है तो किडनी से एक एंजाइम निकलेगा जिसका नाम है रेनिन। यह रेनिन क्या करेगा, जैसे उसको पता चलेगा कि भाई किडनी के अंदर ब्लड का प्रेशर कम हो गया है, तो ऑटोमेटिकली ये रेनिन निकल जाएगा। और यह रेनिन किडनी द्वारा बनाया गया एक खास एंजाइम है जो कि ब्लड में पहले से मौजूद, किसने बनाया है? लीवर ने बनाया है। क्या बनाया है? एंजियोटेंसिनोजन। तो यह रेनिन नाम का जो एंजाइम है एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन नंबर 1 नामक केमिकल में बदल देता है। और यह एंजियोटेंसिन नंबर 1 जो है ब्लड के माध्यम से जब यह लंग्स के अंदर पहुंचेगा तो लंग्स में मौजूद एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जिसे शॉर्ट में कहते हैं ACE नामक केमिकल निकलेगा, जो कि एंजियोटेंसिन नंबर 1 को एंजियोटेंसिन नंबर 2 में बदल देगा।
और एंजियोटेंसिन नंबर 2 क्या है, एक बहुत ही शक्तिशाली वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है, यानी इसका गुण है कि इसके प्रभाव से शरीर की सारी जो रक्त नलिकाएं हैं वो झट से संकुचित हो जाएंगी और ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। जब किडनीज के अंदर रक्त का प्रेशर पर्याप्त हो तो किडनी से फिर जो है रेनिन का निकलना बंद हो जाएगा, यानी जैसे ही ब्लड प्रेशर कंट्रोल होगा किडनी के अंदर तो यह अपने आप निकलना बंद हो जाएगा और एंजियोटेंसिन नंबर 2 बनना बंद हो जाएगा। इस सिस्टम को जो है रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम कहते हैं। रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम के बारे में थोड़ा और हम जानेंगे डीप में। रक्त में एंजियोटेंसिनोजन नाम का जो एक प्लाज्मा प्रोटीन है, जिसकी मैंने अभी बात की थी कि ये लीवर से निकलता है। तो जब शरीर में किसी कारण से बीपी कम होता है तो किडनीज रक्त को ठीक से फिल्टर नहीं कर पाती हैं, तो इससे रक्त में यूरिया, क्रेटिनाइन जैसी अनचाही वस्तुओं की जमावट होगी, जिससे कि शरीर को नुकसान होगा। ऐसा ना हो उसके लिए किडनीज के ग्लोमेरुलस के पास जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल नामक सेल होती हैं, जिनसे कि रेनिन नाम का एंजाइम निकलता है, जिन्हें जे जी सेल के नाम से जाना जाता है। यह एंजाइम कब निकलेगा, जब किडनी के अंदर ब्लड प्रेशर जरूरत से कम होगा। बाकी प्रोसेस मैंने आपको समझाई दी है। तो रक्त में एंजियोटेंसिन, इनको जो है AT1 के नाम से भी जान सकते हैं। जब एंजियोटेंसिन हो और उसे रक्त रेनिन जो है एंजियोटेंसिन 1 में बदल देता है, एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में AT1 भी कहा जाता है। तो जब ये ब्लड के माध्यम से लंग्स में जाता है तो ACE एंजाइम की कन्वर्टिंग एंजाइम की उपस्थिति में AT2 में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे ये जो है तुरंत बीपी को बढ़ा देता है। एंजियोटेंसिन नंबर 2 किस तरीके से काम करता है, थोड़ा इसके ऊपर एक डिटेल है, वो हम देखते हैं। पहला है, यह एक बहुत ही शक्तिशाली वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है। वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर मींस ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करने वाला। लेकिन कमाल की बात यह है कि यह धमनियों और सिराओं पर, यानी कि आर्टरीज और वेन्स पर इसका एक जैसा प्रभाव नहीं है। इसका असर आर्टरीज पर ज्यादा है, यानी कि ये ज्यादा मात्रा में आर्टरीज को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, ठीक है, वेन्स को कम करता है ये। तो इसका असर आर्टरीज पर ज्यादा है, तो जिससे क्या होगा, आर्टरीज के अंदर का जो आर्ट्रियल प्रेशर है वह बढ़ जाएगा, और आर्टरीज के इस बढ़े हुए प्रेशर के विरुद्ध हृदय को रक्त पंप करना है। तो उसी समय अगर शिराएं भी, यानी कि अगर वेन्स भी अगर कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी तो हार्ट पे ज्यादा बोझ पड़ेगा, जिससे हार्ट अटैक भी आ सकता है। लेकिन जो है भगवान ने बड़ी विचित्र व्यवस्था कर रखी है कि आर्ट्रियल प्रेशर ही बढ़ता है और जो वेन्स के अंदर प्रेशर थोड़ा कम रहता है, जिस वजह से हार्ट पे उतना बोझ नहीं पड़ता है। इसीलिए जो वेन्स यानी वेन्स हैं, उनकी ब्लड वेसल्स पर एंजियोटेंसिन नंबर 2 का असर कम है। दूसरा, एंजियोटेंसिन नंबर 2 किडनीज के टिब्यूल्स पर भी जो है प्रभाव डालता है, जिससे कि वे नमक और पानी को शरीर से बाहर जाने से रोक लें, जिससे कि फिर क्या होगा, पेशाब कम बनेगा, और पेशाब जब ज्यादा बने तो रक्त की वॉल्यूम जो है बढ़ जाएगी। सॉरी, पेशाब जब ज्यादा बनेगा तो रक्त का वॉल्यूम और घट जाएगा। एंजियोटेंसिन नंबर 2 नमक, ठीक है। तीसरा जो काम है इसका, यह एडिनल कॉर्टेक्स को उकसाता है, ताकि उससे एल्डोस्टेरोन नामक हार्मोन निकलेगा, जिसके प्रभाव से भी जो है किडनी के ट्यूब्यूल्स नमक को बाहर जाने से रोकेंगे। लेकिन नमक रुकेगा तो पानी भी साथ में रुकेगा, सो नमक और पानी शरीर में ही रह जाएगा। यानी ऐसे 3 विभिन्न प्रभाव हैं जिनके कारण ब्लड वॉल्यूम बहुत जल्दी बढ़ने लगता है, जिससे बीपी भी अपने आप बढ़ेगा, नेचुरल है। इस कार्य को पूरी तरह से होने के लिए करीब 20 मिनट लगते हैं। इसे रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम कहते हैं। तो जैसे ही आप जो है एंजियोटेंसिन नंबर 2 का जो हम ट्रीटमेंट देते हैं, तो उसको पूरी प्रोसेस में आने में करीब 20 मिनट लगेंगे, ये पूरी प्रोसेस, और जो है फिर बीपी
बढ़ जाएगा। रेनिन रक्त में आधा घंटे से 1 घंटे तक रहता है और धीरे धीरे काम करते रहता है, जबकि एंजियोटेंसिन नंबर 2 अपने कार्य को 1 से 2 मिनट के अंदर ही कर लेता है। ब्लड और टिश्यू से कई केमिकल निकलते हैं जिन्हें एंजियोटेंसिनेज कहा जाता है ना। जहां भी एज लगा है मीन्स एंजाइम है, वो किसी चीज को तोड़ने का काम करते हैं। तो जिन्हें एंजियोटेंसिनेज कहा जाता है, जो उचित समय के बाद एंजियोटेंशन को खत्म कर देते हैं ताकि बीपी बहुत अधिक ना बढ़े। आपको याद होगा जो मैंने अभी आपको बताया कि जहां एज लगा हुआ है वो एंजाइम होते हैं जिसका काम है तोड़ना या पचाना। तो एंजियोटेंसिनेज जो है एंजियोटेंसिन को तोड़ने वाला केमिकल है। अगर ये तोड़ने वाला केमिकल ना बने, एंजियोटेंसिनेज ना बने, तो जो है बीपी हाई ही रहेगा फिर जो है ना, क्योंकि एंजियोटेंसिन बनता ही रहेगा अगर ये मैकेनिज्म कभी डिस्टर्ब होता है। बीपी कम होने से क्या तकलीफ होती है? अगर ब्लीडिंग अचानक इतना ज्यादा हो कि जिससे शरीर का 35% यानी 1.25 लीटर के आसपास ब्लड निकल जाए, तो उसके कारण पहले हृदय से रक्त निकलना बहुत ही कम होगा और बाद में बीपी कम होता जाएगा। तो हार्ट फेलियर भी हो सकता है, यानी कि हार्ट एकदम बंद हो सकता है, जिसे हाइपोवोलेमिक शॉक कहा जाता है। तो ऐसा ना हो इसलिए एंजियोटेंसिन नंबर 2 पेरिफेरल आर्टरीज को ज्यादा संकुचित करता है ताकि हार्ट फेलियर की नौबत ना आए। अगर शरीर में आधा लीटर के आसपास रक्त निकल जाए तो उतना खतरा नहीं है। इसका हम एक उदाहरण देख सकते हैं कि कुछ औरतों में मेंसेस के बाद ऐसा हो सकता है, जिसके कारण उन्हें जो है मेंसेस के बाद 2 से 3 दिन तक या उससे कुछ ज्यादा दिनों के लिए कुछ भी काम करने पे चक्कर आते हैं, क्योंकि पीरियड के दौरान जो है ब्लड निकलने के अगर ज्यादा ब्लीडिंग हो जाए तो कुछ इस तरह के सिम्टम्स उनमें देखने को मिलते हैं। जैसे ज्यादा दिनों कुछ भी काम करने में चक्कर आना, पूछने पर भी बताएंगी कि उनको मेंसेस में ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हुई। इसके कारण उनका क्या है, ब्लड वॉल्यूम तथा ब्लड प्रेशर कुछ दिन के लिए अचानक कम हो जाता है। तो ब्लड की कमी का मतलब शरीर में हीमोग्लोबिन यानी ऑक्सीजन वाहक की कमी होना। तो जब महिलाएं लेटी हुई अवस्था में रहती हैं तो उनके शरीर में जितना रक्त है उससे रक्त के अनैच्छिक कार्य जो है, इनवॉलेंट्री मूवमेंट जो है, जो भी इनवॉलेंट्री कार्य हैं, जैसे हार्ट का पंप करना, लंग्स का सिकुड़ना और वो जो भी कार्य हैं, जितनी ऑक्सीजन चाहिए वह मिल जाती। लेकिन तो ये सारी जो प्रॉब्लम लेटी हुई अवस्था में कम मालूम पड़ेगी, लेकिन जैसे ही वे काम करेंगी महिला, तब उन्हें ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। तो उस समय हीमोग्लोबिन की कमी के कारण जो है उन्हें ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल पाता और ब्रेन में पर्याप्त ऑक्सीजन ना मिलने के कारण उन्हें फिर चक्कर आ जाते हैं। तो ऐसी औरतों के और भी लक्षण हैं, जैसे कपकपी, दांतों का अकड़ना, अचानक से बोलती बंद हो जाना, यानी कि बोलने के लिए भी शक्ति नहीं रहती, इतनी कमजोरी आ जाती है। किसी किसी में ऐसा होता है, सभी में तो नहीं होता पर कुछ महिलाओं में ऐसे हो सकते हैं। टेम्परेचर कम हो सकता है, पल्स रेट कम हो सकती है, इस तरीके का। किडनी का एक और इम्पोर्टेंट कार्य है, हमने रेनिन देख लिया और एरेथ्रोपोइटीन देखा। अभी एक और कार्य बचा है 125 डीसीसी बनाने में सहयोग। जब हम विटामिन डी के ऊपर क्लास ले रहे थे उस समय हमने इसकी सारी प्रोसेस आपको बताई थी। कुछ जरूरी जो पॉइंट्स है वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो किडनीज का तीसरा जो मुख्य दायित्व है कैल्शियम के नियंत्रण में मदद करना। तो शरीर में विटामिन डी को अलग अलग रूपों में बदलकर 125 डीसीसी नामक एक स्टीरॉयड हार्मोन बनाया जाता है। इसके लिए भी किडनियों का ठीक से काम करना जरूरी है। शरीर में 125 डीसीसी के प्रभाव से ही कैल्शियम आंतड़ियों में सोखा जाता है। अगर किसी कारणवश किडनीज खराब हो जाएंगी तो 125 डीसीसी हार्मोन नहीं बनेगा और उस हार्मोन के प्रभाव में कैल्शियम रक्त के अंदर भी नहीं सोखा जाएगा। तो कैल्शियम की कमी से क्या होगा, फिर शुरू शुरू में क्रैम्प्स आएंगे और फिर मसल की कमजोरी होगी। लेकिन अगर यही हालात बरसों तक रहे, उस व्यक्ति को कैल्शियम की कमी रही, तो जो है उस व्यक्ति को ऑस्टियोपोरोसिस नाम की समस्या आ जाती है, जिसमें हड्डियां कमजोर और खोखली बन जाती है। ठीक है, अगर किसी कारण से एड्रिनल ग्लैंड का एल्डोस्टेरोन ज्यादा काम करे, कैल्शियम का यहाँ पर हो गया है एक नया पॉइंट जो है उसके बारे में है अन्य कार्य के रूप में। अगर किसी कारण एड्रिनल ग्लैंड का एल्डोस्टेरोन ज्यादा काम करने लगे, यहाँ पर हमने क्या क्या देखा था,
किडनीज के ऊपर एल्डोस्टेरॉन, एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन और पीटीएच, ये हार्मोन का इनके ऊपर कंट्रोल होता है। ठीक है, और किडनीज खुद भी जो बनाती है वो एरिथ्रोपोइटीन बनाती है। तो यहाँ हम बात करेंगे, अगर किसी कारण एड्रिनल ग्लैंड का एल्डोस्टेरॉन ज्यादा काम करे तो वह किडनी पर प्रभाव डालेगा कि वे जो है नमक और पानी को रोक लें तथा पोटेशियम को पेशाब द्वारा बाहर जाने दें। एल्डोस्टेरॉन के लिए हम क्या ट्रीटमेंट देते हैं, 2-ADR देते हैं, जिससे कि जब भी हमें किसी का बीपी बढ़ाना हो तो ये पॉइंट हम देके जो है बीपी बढ़ा सकते हैं। और वो बीपी कैसे बढ़ेगा, जब नमक और पानी शरीर में रुकेगा तो ब्लड वॉल्यूम भी बढ़ेगी, जिसके कारण जो है बीपी हाई हो जाएगा। तो एल्डोस्टेरॉन का जो इफेक्ट है वो किडनी पर कैसा है कि ये नमक और पानी को रोक लेती है और पोटेशियम को बाहर जाने देती है। तो नमक को बाहर जाने से रोकने की क्रिया को सॉल्ट रिटेंशन कहते हैं। इसके कारण अगर शरीर में नमक और पानी की मात्रा बढ़ जाए तो हाथ, पांव, पेट या शरीर में पानी बढ़ जाएगा, जिससे शरीर में काफी सूजन होगी जो 24 घंटे रहती है। ऐसी अवस्था में अगर किडनी फेलियर या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर अगर नहीं है तो उसे हम 8 थाइमस ओनली दे सकते हैं। ध्यान देने वाली बात है कि किडनी फेलियर वाले पेशेंट को और अगर कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है तब आप 8 थाइमस नहीं देंगे, लेकिन अगर ऐसी ये बीमारियां नहीं हैं और फिर भी सूजन है तो आप 8 थाइमस ओनली देकर इस 24 घंटे वाली सूजन को जल्द ही कम की जा सकती है, ये ध्यान रखना है। अगला है, एक और रास्ता है जिसे कॉम्पिटिशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन एंड एल्डोस्टेरॉन कहते हैं। ये क्या है, एल्डोस्टेरॉन एवं प्रोजेस्टेरॉन दोनों पेशाब को रोकते हैं। इसमें जो है एल्डोस्टेरॉन अगर 100% ताकतवर है तो प्रोजेस्टेरॉन केवल 10% ही ताकतवर। मगर ये दोनों एक ही समय में किडनी के ऊपर, नेफ्रॉन के ऊपर जो है प्रभाव नहीं डालते हैं, बारी बारी से इनका अपना काम होता है। अगर प्रोजेस्टेरॉन किडनी में पहुंचेगा तो एल्डोस्टेरॉन को निकलना पड़ेगा, यानी अगर प्रोजेस्टेरॉन रक्त में मौजूद है तो किडनी पर एल्डोस्टेरॉन का असर नहीं होगा, जिसके कारण शरीर नहीं होगा। ये यहाँ पर कंप्लीट। फिर जो है इसमें आगे कि जिसके शरीर में अगर प्रोजेस्टेरॉन कम है तो उसके शरीर में एल्डोस्टेरॉन ज्यादा काम करेगा। तो अगर किसी के शरीर में एल्डोस्टेरॉन ज्यादा काम करेगा तो उससे क्या होगा, शरीर में किडनियां जो है नमक और पानी को रोकेंगी, जिससे क्या बढ़ेगा, बीपी बढ़ेगा। तो शरीर में काफी सूजन होगी जो 24 घंटे रहती है। तो अगर उस समय अगर हम रोगी को 6 राइट ओवरी दें, सिर्फ एक बार 6 राइट ओवरी दें, तो जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन रक्त के द्वारा किडनी में पहुंचेगा तो एल्डोस्टेरॉन बाहर निकल जाएगा या उसका असर जो किडनी पर से निकल जाएगा और तुरंत ही जो है किडनी जो है नमक और पेशाब को यूरिन के माध्यम से बाहर निकालना शुरू कर देगी, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन का जो प्रभाव किडनी पर 10% ही है, लेकिन ये भी शक्तिशाली है। तो जैसे ही नमक कम होगा, पानी शरीर से बाहर निकलेगा, सूजन भी जो है कम हो जाएगी और बीपी नॉर्मल हो जाएगा। यही कारण है कि हाई बीपी को ठीक करने का एक उपचार जो है 6 राइट ओवरी भी है। गुरुजी ने यहाँ पर और भी कई सारी कुछ और बातें हैं जो हम अगली क्लास में देखेंगे। नेक्स्ट क्लास तक इसको कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर हमने किडनी के बारे में समझा, किडनी के काम, कैसे फिल्ट्रेशन का काम करती है। नेफ्रॉन के बारे में पढ़ा, नेफ्रॉन के सारे एलिमेंट क्या क्या थे उनके बारे में हमने पढ़ा। तो अभी हमारा जो है किडनी से संबंधित चीज लगभग काफी क्लियर हो गई। कुछ 1-2 पेज और हैं जो गुरुजी के द्वारा लिखे हुए हैं, तो उनको हम अगली क्लास में शामिल करेंगे और फिर किडनी की कुछ बीमारियां हम आगे की क्लासों में लेना शुरू करेंगे। जो भी कुछ जरूरी अगर सवाल रहते हैं तो आप जो है ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। और अभी क्लास का टाइम भी हो चुका है। अगर किसी का इम्पोर्टेंट कोई सवाल है तो आप 1-2 सवाल हम लेके फिर जो है क्लास को फिनिश करेंगे।
ठीक है, यहाँ पर हम जो है क्लास को कंप्लीट करते हैं।